वेलकम। एडवांस अलजेब्रा की इस लेक्चर में हम थ्योरम से शुरू करेंगे। सो व्हाट इज दैट थ्योरम? एनी टू algebraic closures of a field are isomorphic. What my point? Algebraic closure of a field are isomorphic. It means that अगर कोई field है और उसका एक algebraic closure है, एक से ज्यादा भी है अगर, तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। तो हमने मान लिया लेट K and K dash be algebraic closure of the field है, and then ये K और K dash जो होंगे आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे अंडर एन आइसोमॉर्फिज्म दैट is an identity on F, is an identity on F. What this mean? देखो हमने क्या करा। अच्छा, पहले तो आपको algebraic closure क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई फील्ड F है, ठीक। अब इस फील्ड के कोई एक हमारे पास एक्सटेंशन एग्जिस्ट कर रही है और ये एक्सटेंशन जो एल्जेब्रिक, ठीक, एल्जेब्रिक का मतलब है कि इसका जो हर एलिमेंट है वो F के लिए एल्जेब्राइक है, ठीक। तो ये फील्ड एल्जेब्रिक क्लोजर कब बनेगी? अगर इस एक्सटेंशन का और कोई एक्सटेंशन ना हो। इस एक्सटेंशन जो एक इसकी एक्सटेंशन लिखी हमने की, इसकी कोई और एक्सटेंशन ना हो। क्लियर? ये बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि एक F की एक्सटेंशन K है और एक F हमारे पास ये है, इसकी भी एक्सटेंशन है K डैश, और इसमें भी यही है कि इस K डैश की और कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसका हर एलिमेंट जो है वो F के लिए अलजेब्राइक है, ठीक। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो K और K डैश के बीच में जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिक होगी। आई होप कि अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो लेट K is lambda is mapping from F to K Vn injection, that is 1 1 1 1, और साथ में हमने ये जो मैपिंग ली वो हमने आइडेंटिटी ली। इट मीन दैट जो एलिमेंट एसोसिएट होगा F से वो ये एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो वही लिखा है इज एन आइडेंटिटी ऑफ F, सो आइडेंटिटी हमने लिख लिया, ठीक। अब देखो यहाँ से एक अगर और अंदर आप चीजों को समझें कि अगर हम F से एलिमेंट ले रहे हैं E, ठीक है, और वो एलिमेंट डेफिनेटली वही वापस आ रहा है, तो वो एलिमेंट यहाँ पे वही एलिमेंट आया ना वापस, वो डेफिनेटली वो एलिमेंट ए के अंदर के अंदर भी बिलोंग, तो एलिमेंट ये एलिमेंट के को भी बिलोंग करता है, के को बिलोंग करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली होता है क्योंकि जो एक्सटेंशन होती है वो एफ को तो कंटेन करती है, ठीक। सो भाई प्रीवियस थ्योरम हमने क्या करा अभी कि अगर हमारे पास कोई एक mapping है, so this mapping can be extended, lambda can be extended to an embedding lambda star K dash to K, ठीक, K dash to K। तो K तो हमने सेम रखा, जस्ट इस F को हमने एक्सटेंड करा, ठीक। सो अगर हम इसको अलग अलग फिगर ना बना के अगर हम इसी में बना दें लाइक दिस, ये K डैश ये भी आ गया, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना, क्योंकि K और K डैश तो F तो एक ही है, बार बार अलग अलग भी बना, ये समझने के लिए ठीक था। बट K और K डैश आपका डेफिनेटली F तो एक ही है तो ऑब्वियस है, तो हमने एक्सटेंशन करा K डैश टू F। अच्छा, नाउ now this K dash is isomorphic to image of lambda star, डेफिनेटली, क्योंकि जो इसका ये जो डोमेन है
डोमेन जो है उसको हम बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास जब एक फंक्शन की मैपिंग आती है, ये हमारे पास के स्टार के डैश, और ये हमारे पास क्या है, कोड मेन है के। ठीक, अब जब इसके एलिमेंट यहां से मिलेंगे, ठीक है, जब हमारे पास हम मेन से एलिमेंट देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो दे दीज एलिमेंट्स आर लैम्डा स्टार के डैश, ये इमेजेस हो गई इसके एलिमेंट्स की। तो ये जो डोमेन है और ये जो कोड मेन का जो ये यू कैन से सबसेट है, ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट यहाँ पे आपस में एसोसिएट हो जाएगा। ठीक, ओके, सो हेंस दिस lambda star k dash is also an algebraically closed field containing f। ठीक है, डेफिनेटली ये के बाहर अंदर है, तो इन केस के बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि ये के डैश जो है एल्जेब्रिक क्लोजर तो पहले ही दिया हुआ है इसका। ठीक, सो जो उसके जो एलिमेंट्स बनेंगे, ये जो चीज है वो इसी के आइसोमॉर्फिक है। तो ये तो आपका एल्जेब्रिकली क्लोजर है, तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो एल्जेब्रिकली closed field of f, because k is algebraic extension of f, k is also an algebraic extension of this। और k जो है वो f की एक्सटेंशन है। ठीक, सो ये k होगा वो भी एक्सटेंशन, इसका भी एक्सटेंशन होगा। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया स्टेप आपको, क्योंकि अब अगर आप फिगर से ही देखें तो k तो बाहर है ना, k डैश इसके इनसाइड है। क्यों? क्योंकि k इससे बाहर नहीं जा सकता, ये जो k डैश है वो k से बाहर नहीं जाता, क्योंकि k जो वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, a k की कोई और एक्सटेंशन तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो हमने k डैश लिया हुआ है, और हमने k डैश के जब वो लैम्डा स्टार के साथ जो मैप हुआ, उसने जो इमेजेस बनी, इमेजेस ऑफ लैम्डा स्टार ओवर के डैश, वो डेफिनेटली इसके अंदर ही होंगे, के अंदर ही होंगे। तो दैट विल बी माइट बी लाइक दिस, ये पार्ट होगा वो, ये वाला पार्ट, तो डेफिनेटली वो के अंदर ही होगा। तो दैट मीन इस पार्ट के लिए भी के क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। के इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस वन व्हिच लाइज बिटवीन एफ एंड के, और ये पार्ट डेफिनेटली, ये वाला जो पार्ट है वो के और एफ के बीच में लाई करेगा, दिस पार्ट। ठीक है, सो बट then this k star k dash equal to k, तो डेफिनेटली अब हम बोल रहे हैं कि k जो वो इसकी एक्सटेंशन है। सो k जो होगा वो इसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, सो lambda star is an isomorphism of k dash onto k। so this is the proof of this theorem। so basically what we do, हमने क्या करा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि के जो है वो इसकी एक्सटेंशन है ना, और हम यहाँ पे ये ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, तो इसकी तो कोई एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती, है ना। अब इसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये जो है
इसकी एक्सटेंशन हम के बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली के और ये बराबर होने चाहिए, ठीक। क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये दिस इज algebraically closed, और के जो है वो k is extension of this. अगर ये algebraically closed है और ये इसकी एक्सटेंशन है, it implies k और ये बराबर। Now I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा why it is like this, because of definition of algebraically closed. So it means that what we prove that हमने यहाँ पे लिखा था कि k डैश जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा ये, और हमने क्या लिख दिया, प्रूव कर दिया कि ये k डैश जो था वो आइसोमॉर्फिक था k डैश की, ठीक। और हमने ये प्रूव कर दी कि ये तो k के बराबर है। इट मींस दैट k डैश जो हो गया वो आइसोमॉर्फिक टू k होगा, और ये प्रूव कर दिया, और ये साथ में ऑन टू भी होगा, क्योंकि जब ये वाला जो पार्ट हम बोल रहे थे, ये वाला जो पार्ट है, जब ये पार्ट इसके बराबर ही हो गया, ये पार्ट इसके बराबर ही, इसका मतलब ये जो हर एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट है, और कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं यार। तो इट मीन दैट जो हम यहाँ पे ऊपर एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, दो एक्सटेंशन, दो एक्चुअली वो बराबर ही होंगी, और वो बराबर किस सेंस में होंगी, आइसोमॉर्फिकली। क्लियर? ये कोई नंबर का सिस्टम तो है नहीं कि वन नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, इट इज मैपिंग, सो दे आर इक्वल at isomorphic level. So I hope कि आपको ये चीज समझ आया होगा। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होता ना ask. Okay. Now one more concept we are dealing now. A polynomial ring in infinite number of variables over a field f. देखो हम polynomial की बात कर रहे हैं जिसमें जो वेरिएबल है वो इनफाइनाइट, ठीक, डिग्री फाइनाइट होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपका इनफाइनाइट हो, पॉलिनोमियल का भी इनफाइनाइट नहीं होता, डिग्री उसकी ऑलवेज फाइनाइट होगी, लेकिन वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सो इट इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स एक्स वाई। हमने पॉलिनोमियल्स में देखना होता है कि डिग्री क्या है, व्हाट माय पॉइंट, टर्म में फाइनाइट होनी चाहिए। So let f be a field and s be infinite set of commuting indeterminates या variables, इसमें ये variable है बहुत ज्यादा। Then the elements of the form, ये elements आ गए, और ये finite की बात करी, and these elements they are constants, they are coefficients, they belongs to ai, और ये जो जितने भी वेरिएबल्स होंगे दे बिलोंग्स टू एस, विद ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ए रिंग, रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। अब यहाँ पे एस नहीं लिख रहे, हम पहले एक्स लिखते थे ज्यादा, और यहाँ पे एक्स अब एक वेरिएबल की जगह बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, सो वी आर राइटिंग हियर एस कॉल्ड ए पॉलिनोमियल रिंग ओवर एफ इन एस। अदरवाइज हम लिखते थे, अगर इसको हम लिखते हैं रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ इन एक्स, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन एस। सो नोट दैट कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें, अगर ये कभी पॉलिनोमियल जीरो हो, तो पॉलिनोमियल जीरो कब होता है, जब ये कोएफिशिएंट जीरो, तो डेफिनेटली कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए, ठीक, ईच कोएफिशिएंट शुड बी जीरो। तो अब हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन algebraically closed field K containing F as a subfield। कोई भी फील्ड हमारे पास अगर फील्ड F है, ठीक, सो
there exists algebraically closed field K containing F as a subfield. So it means that हमारे पास कोई भी फील्ड F है, कोई भी फील्ड F है, तो उसका एक algebraically closed subfield मिलेगा, algebraically closed field मिलेगी, और उसका जो ये जो F होगा, this F will be subfield of जो हमारी एक्चुअल फील्ड है, जो हमारी ओरिजिनल फील्ड है, that field will be subfield of K. So let's do the proof. Or one more thing I want to mention here कि ये जो स्टेटमेंट है an algebraic extension ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, this is in 1910 एक मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम था अर्नेस्ट स्टेनविच। इन 1910 में इन्होंने ये प्रूव करा था कि every field has a unique up to isomorphism algebraic extension that is algebraically closed। अब ये जो यूनिक की बात करी ना, अभी हमने पीछे पिछले थ्योरम में क्या करा कि अगर कोई दो फील्ड्स होंगी, algebraically closed दो फील्ड्स होंगी, तो वो दोनों फील्ड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। इक्वल हम ऐसे बोल नहीं सकते, और इसको क्या बोलेंगे, यही लिखा है ना हमें, अप टू आइसोमॉर्फिकली, यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिकली, मतलब आइसोमॉर्फिकली दे विल बी इक्वल। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड के पास एक यूनिक algebraically closed फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक। और अगर एक से ज्यादा होंगी तो वो जो फील्डें होंगी वो आपस में आइसोमॉर्फिक, ठीक। सो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड द व्हाट दिस मीन कि कोई भी फील्ड है उसके पास एक algebraically closed फील्ड जरूर होगी। और ये रिजल्ट 1910 में प्रूव किया गया था। So now we are not going to that proof. So सबसे पहले हमने मान लिया, let us first construct an extension K of F in which every polynomial in F of X of degree greater than 1 has 0। क्लियर हो गया कि K आपकी एक्सटेंशन ले लिया हमने F की, और इस K के पास हर पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है, जो ओवर F है पॉलिनोमियल। As we are set in 1-1 correspondence with the set of all polynomials in ring polynomial over F of degree S greater than 1 equal to 1, जिनकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस बढ़ा दी, एक S कर लिया, ठीक। व्हाट माय पॉइंट, हमने एक S ले लिया और एक हमने ले लिया जो हमारे पास F के अंदर पॉलिनोमियल्स बनेंगे, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन S। तो एक पॉलिनोमियल अगर एग्जिस्ट करेगा, एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे, जैसे f of x एग्जिस्ट कर गया, तो यहाँ पे कोई एक, ठीक। दूसरा पॉलिनोमियल आएगा,
जी ऑफ एक्स, उसके लिए एक एलिमेंट होगा। तो इसका अगर ये एक्स से डिपेंड करता है तो मैं इस पॉलिनोमियल के यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन कर दूंगा एफ, और सब्सक्रिप्ट में एफ लगा दूंगा एक्स। ठीक, उसी तरह से ये जो एस होगा वो सेट ऑफ वेरिएबल्स होगा। ठीक, उसी तरह जी है तो यहाँ पे एक्स सब्सक्रिप्ट में जी। व्हाट माय पॉइंट? तो हर पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक एलिमेंट, एंड सपोज टू ईच पॉलिनोमियल्स, जैसे एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर एफ ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक रियल एलिमेंट ले लिया हमने एस। ठीक, तो इट मीन दैट हर एलिमेंट, हर पॉलिनोमियल्स के विद रिस्पेक्ट टू एक वहां पे एस में वेरिएबल हो। ठीक, ये एलिमेंट होगा जो भी, उसको हमने उस वेरिएबल को ही लिख लिया और साथ में उस पॉलिनोमियल का हमने सब्सक्रिप्ट लगा दी साथ में। सो फॉर्म द पॉलिनोमियल रिंग। सो डेफिनेटली ये जो है एक पॉलिनोमियल रिंग जनरेट करेगा। वी क्लेम दैट if A is idle of this ring polynomial generated by F over F in S, generated by all the polynomials, f of x, f of degree greater than equal to 1 in f of S, तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो A है वो आइडल है और उसको जनरेट जो कर रहा है वो इस तरह के पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे। डेफिनेटली ये वाले सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? इस रिंग पॉलिनोमियल में होंगे। ठीक, ओके। नाउ अगर दिस पॉलिनोमियल जो आपका जो आइडल है वो आइडल आपका एफ ऑफ एस के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि नहीं, अगर ये इक्वल होगा तो क्या होगा? ए इक्वल तभी होगा जब ए को क्या बिलोंग करेगा? 1 बिलोंग करेगा। ठीक है, 1 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक, देखा कंट्राडिक्शन आएगी, अगर यही होना चाहिए अदरवाइज ये नहीं होगा तो कंट्राडिक्शन आएगी। देखिए अदरवाइज देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, एंड अगर 1 ए को बिलोंग कर रहा है और इस आइडल को जनरेट कौन कर रहा है? ये वाले पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं, इस तरह के पॉलिनोमियल जनरेट करें। तो दिस 1 इज रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज जो भी जनरेटर्स होंगे। तो ये देखिए 1 को हमने किस तरह से लिखा, दिस 1 इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट आ गया 1 एस का, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह के जो इस एस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे। ठीक, ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स होंगे ये वाले F2 all they are belongs to S, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, और साथ में जब F लग गया तो वो डेफिनेटली वो F में चले जाएगा एलिमेंट। सो ये अगर इसमें है तो डेफिनेटली जो F ऑफ X F होगा या F ऑफ Fx2 होगा, they will belongs to F। ठीक, और ओवर F ऑफ X में जो कोफिशिएंट्स हैं होंगे वो सारे के सारे आपके F ऑफ S को बिलोंग करेंगे। ठीक, ओके। नाउ अब ये जो आपका जो कोफिशिएंट्स हैं G1 so Gn will involve only a finite number of variables, इनके जो वेरिएबल्स होंगे वो finite number of variables होंगे। ठीक, सो वी राइट, इसको हमने इस जो नोटेशन है इसको हमने का सिंपल फॉर्म में लिख लिया। फॉर ईच fi belongs to f of x, after re-indexing we can assume that this equal to this, इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, like that, and that is fx fn is equal to xn, and the variables occurring in all gi's 1 to n finite हो गए, n तक हमने माना i जो है 1 to n तक है, और ये क्लियर हो गया ना, i हमने यहाँ पे 1 to n तक लिया हुआ है। ठीक, i is varies from 1 to n,
नाउ अब जी के वेरिएबल्स तो जरूरी थोड़ी अंत तक होंगे, लेकिन दे विल बी फाइनाइट, सो वेरिएबल्स ऑफ जी आई आर दिस। जो जी के वेरिएबल्स ले लिए वो हमने 1 से लेके m तक ले लिए, ठीक। सो नाउ अगर हम इक्वेशन 1 में, जो ये इक्वेशन 1 लिखी है, इसमें हम इन जी की वैल्यूज पुट करें, इनके वेरिएबल्स लिखें, तो दे लुक लाइक दैट। जी के वेरिएबल, फिर यहाँ लगाना आएगा, तो आएगा भी, हमने इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया समीशन के रिस्पेक्ट टू दैट इक्वल टू 1, ठीक है। रीराइट कर दिया हमने उसको इक्वेशन 1 को, जस्ट हमने जी का वेरिएबल्स साथ में जोड़ दिए यूनिट्स। Let E be the extension of f in which each polynomial f1 so and so fn has a roots। तो डेफिनेटली अगर E f की एक्सटेंशन है तो ये जो पॉलिनोमियल्स है जो ओवर f हैं उनकी रूट्स E के पास होंगे, ठीक। सो मान लिया लेट अल्फा 1 जो है वो f1 का रूट है, अल्फा 2 जो है f2 का है, लाइक दैट। सो अल्फा i विद द रूट ऑफ fi इन E। सो डेफिनेटली ये जो पॉलिनोमियल्स है वो फाइनाइट है n तक के, सो I varies from 1 to n। So definitely fi of alpha equal to 0 when I varies from 1 to n। So इन xi को हमने, जो xi ऊपर थे, इनको हमने n अल्फा i मान ली, ठीक। तो अल्फा i कहाँ तक जाएगा, तो n तक ही जाएगा, क्योंकि i जो है वो अब नाउ आपके जो सेट g में है वो n से आगे भी है, n तक, ठीक। तो जब आपका i जो है वो n से बढ़ेगा उसको हम 0 मान लेंगे। So we are assuming xi is equal to 0 for I is greater than, क्योंकि ये हमने सभी के लिए लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो जब भी I आपका इससे बढ़ेगा तो हमने उसके लिए 0 मानना पड़ेगा, उनके लिए हमने 0 पॉलिनोमियल मान लिया एक तरह से, तो 0 ही सेटिस्फाई, उनका जो रूट होगा वो 0 होगा, 0 वेरिएबल सेटिस्फाई करेगा। इन रिलेशन टू अगर हम इसको रिलेशन 2 में पुट करें तो ये तो सारे के सारे 0 हो गए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जब हम x की वैल्यू 1 2 इनपुट करेंगे तो ये सारी 0 हो, ठीक। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ बचता भी है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता, क्योंकि जब ये कोएफिशिएंट ही 0 हो गया देन इट बिकम 0, और ये 0 हो गया तो व्हाट वी गेट 0 इक्वल टू 1, वी गेट 0 इक्वल टू 1। सो व्हिच इज अब्सर्ड। सो इट मीन दैट जो हमने ये क्लेम करा था ये ठीक था कि a जो है वो fs के बराबर नहीं होगा, ठीक। सो अगर ये जो आइडल है fs के बराबर नहीं हुआ तो डेफिनेटली इसका मतलब ये मैं आपके यहाँ पे एक चेन बन जाएगी से आइडल्स की, एक आइडल्स की चेन टाइप बन जाएगी, इस तरह से एक चेन बन जाएगी आइडल्स की, ठीक। और ऐसी बनती जाएगी और लास्ट जो है वो ए है, और इससे बड़ा जो है वो डेफिनेटली हमारे पास एफ ऑफ एस है। तो इसका मतलब ये अपर बाउंड है और ये चेन बन गई एक आइडल्स की, और ये जो ये ऐसा है जो इसकी इक्वल नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे इस पे जॉन लेमा लगा सकते हैं, बाय जॉन लेमा ए कैन बी embedded in a maximal idol m of this। तो हमने इस जो चेन का जो मैक्सिमल आइडल है वो हमने m मान लिया, यू कैन से। सो मैक्सिमल आइडल ऑफ दिस चेन, मैंने आपको ये मेंशन कर दी कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो इस जो ये आपकी जो आइडल्स बने उनका हमने सबसे बड़ा जो एलिमेंट्स है वो एक मैं m मान लिया। सो अब ये तो आपको रिजल्ट पता है कि एक मैक्सिमल आइडल है तो डेफिनेटली आपका f ओवर दिस इज
फील्ड बन जाती है, ठीक, विच कंटेन एफ, और ये फील्ड बन गई, सो दिस कैन बी रिगार्डेड एज एक्सटेंशन ऑफ एफ, तो ये एफ की एक्सटेंशन बन गई। एंड also each polynomials f belongs to f of x of degree greater than 1 has a root in this, इसका मतलब कोई polynomial तो इसके पास ही root होगा इसके अंदर। So thus we have constructed a field k, namely अब इसी को k बोल दिया है। So this is k, that is extension of f, and in which every polynomial of f of x belongs to ring polynomial over f of degree greater than equal to 1 has root। तो इसमें हर polynomial का रूट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इंडक्टिवली इसी को हम यूज करें, इसी को हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, we can now form a chain of fields। तो हमारे पास k बना, इस तरह से k1 k2 इस तरह से फील्ड बन जाएगी, to be chain such that every polynomial in kn of x of degree greater than 1 equal to 1 has root in kn plus 1। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एक पॉलिनोमियल्स होंगे, जैसे k2 over x जो पॉलिनोमियल्स बनेंगे, उनके रूट कहाँ पे होंगे, k3 में। और जो k3 के अंदर k3 of x के अंदर जो रूट होंगे, उसके रूट कहाँ पे होंगे, k3 over x के ऊपर जो पॉलिनोमियल होंगे रूट कहाँ पे होंगे, k4। उसी तरह से k4 of x के जो पॉलिनोमियल्स के रूट कहाँ होंगे, k5, लाइक दिस। सो इस तरह से ये हमारे पास चेन बन गई। सो फाइनली हम इन सभी केस का अगर यूनियन ले लें, सो दैट विल बी कैपिटल K, thus K is a field and every polynomial in K of x has its coefficient in some field in Kn, ठीक है। कोई भी kx में अगर हम पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो या तो k1 में होंगे या k2 में होंगे, किसी न किसी उसकी सब फील्ड में होंगे, एंड हेंस हैज ए रूट इन, और वो जो उसका रूट होगा वो उसके आगे वाले में होगा। अगर उसका कोएफिशिएंट जो है वो k3 में, तो उसके रूट k4 में होगा। अगर उसके जो इसमें से पॉलिनोमियल लिया, अगर उसके रूट आपके k10 में है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो k11 में होंगे। सो और वो जो k11 में सारे के सारे तो k के अंदर ही, दिस कंप्लीट द थ्योरम। बिटवीन दैट k के बड़ा नहीं हुआ, बाकी k आपका सबसे बड़ा फील्ड बन गया यूजन से, एंड दिस इज algebraically closed। k के ऊपर कुछ नहीं होगा, k की कोई एक्सटेंशन नहीं। So I hope you got this theorem, and this is very very important theorem। If you have any doubt, you can ask me। So that's all।